हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। और पिछले बार कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो मॉडल पेपर जारी किया है वो सारा मॉडल पेपर आपको उसी मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन आए थे। और कल जो 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला इकोनॉमिक्स का, सीए का और ईटीपी का, उसका भी मेरा दावा है कि जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मॉडल पेपर जारी किया है उसी मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएंगे। तो आप पूरे मॉडल पेपर को अच्छे से देखिएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि एकदम एग्जामिनेशन के दिन याद कर लेंगे सब कुछ और कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं, पहले भी पढ़ना होगा भाई साहब। तो 11th में जो हो गया सो हो गया, 12th में कम से कम अगर आप हजारीबाग में रहते हैं तो ऑफलाइन पढ़िए, और हजारीबाग से दूर रहते हैं तो आप आराम से ऑनलाइन पढ़िए। हमारे पास ऑनलाइन कोर्स के लिए क्या करना होगा, आपको मेरा एप्लीकेशन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना होगा अपने मोबाइल में, अपना नंबर डालना होगा, उसके बाद OTP आएगा, OTP सबमिट करना होगा तो मेरा होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप अगर 12th का क्लास करना चाहते हैं, क्लास 12th का क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में घर बैठे आपको, तो वहीं पे मिलेगा। आप मुझे फ़ोन कर लेंगे, उस वहाँ पे मेरा नंबर डाला हुआ है, वो आप फ़ोन कर लेंगे, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको बहुत ही मिनिमम फ़ी में ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास में क्या क्या मिलेगा, तो जितने क्लासेस होंगे, अगर पूरे साल में 300 क्लासेस होंगे तो 300 क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, यानी 24/7 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर अभी अप्रैल चल रहा है, 5 मई को कोई क्लास हुआ और कोई बच्चा दिसंबर 2023 में 5 मई का क्लास देखना चाहता है तो देख सकता है, उसके पास अवेलेबल है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पूरे साल का क्लासेस अभी तक आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे क्या होता था कि आज का क्लास सर बता दिए ना तो सिर्फ आपके कॉपी में रह गया, उनकी बात आप नहीं याद, कुछ याद रहा कुछ उड़ गया। और बताइए अगर 5 महीना पहले सर क्या पढ़ाए थे वो सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। लेकिन अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास वीडियो रहा तो सोचिए कि आप आज से 5 महीना सर पहले क्या बोले थे, अगर क्लास में कुछ मजाक भी किए तो वो भी उस वीडियो में रिकॉर्डेड होता है और वो भी आप देख सकते हैं। तो इससे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप रिवीजन, बताइए एग्जाम के टाइम में आप सिर्फ उसी को रिवाइज करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर प्रैक्टिस हो जाएगा। हर बुक का एक चैप्टर वहाँ प्रैक्टिस होगा, तो सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेंगे, एकदम हमेशा आपके पास रहेगा एग्जाम तक। दूसरा है हर सब्जेक्ट का नोट्स बनेगा, PDF नोट्स जो आपके पास रहेगा, PDF नोट्स। तीसरा जो है वो MCQ, चूँकि आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी 12th में पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव का अलग से MCQ सेट रहेगा विथ आंसर। देखिए ये हम लोग MCQ ही उठा कर लाए हैं, ये क्लास 11th में जो हमने अपने स्टूडेंट को MCQ दिया था वही MCQ ये है। और यही आपके पास देखिए MCQ का सेट लाए, इसलिए देखिए आंसर किया हुआ भी है, क्योंकि आंसर करके हम MCQ देते हैं ताकि स्टूडेंट को पता चल सके। अब बोलोगे सर सब स्टूडेंट को पता चलेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो कितना जानता है, तो इसके लिए पहले हम क्वेश्चन और आंसर करके देते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं। आप पहले याद कर लो, पढ़ लो, समझ लो, फिर टेस्ट दो। टेस्ट में एवेल्युएट करते हैं कि वो बच्चा कितना पढ़ रहा है। अगर ज़्यादा अच्छा है तो इसका मतलब बहुत अच्छे से तैयारी हो रहा है, और कम अगर मार्क्स आ रहा है तो तैयारी अच्छी नहीं है। तो हम लोग अगर मिल के पूरे झारखंड के लोग और बिहार के लोग ये चाहेंगे करना पूरा मिल के कि हम लोगों को एक ही मिशन है कि किसी तरह से 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं क्लास 12th के, उस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा अगर टॉपर बच्चा निकले तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का निकले। और इसके लिए आप सब लोगों का प्यार चाहिए और सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कम से कम इतना तो कोऑपरेट आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे, मैं वेट करूँगा आपका। और मैं चाहता हूँ कि आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के जो फैमिली मेम्बर हैं उसमें आप जुड़िए और हमारे परिवार के सदस्य बनिए और उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए इकोनॉमिक्स का देखिए, ये सेट है, ये सेट हम लोग इकोनॉमिक्स का लेकर आ रहे हैं। चूँकि इकोनॉमिक्स का 2 ही सेट गया था तो ये तीसरा सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं। इको का सेट 3 है, याद रखिएगा, इको का सेट 3 लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आंसर किया हुआ लेकिन फिर भी हम समझाते चले जाएंगे, चूँकि ये PDF हमारे एप्लीकेशन में जुड़ा। कोई बच्चा बोलता है सर इस PDF को हमको दे दीजिए। आप नया स्टूडेंट है, कभी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ 11th में जुड़े नहीं और आज जुड़ना चाह रहे हैं, तो ये PDF भी आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल मिलेगा। कैसे, तो आप जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा वहाँ पे स्टोर सेक्शन मिलेगा, स्टोर में जाइएगा तो स्टोर में ये PDF होगा इकोनॉमिक्स के नाम से, वहाँ 30 रुपीज़ पेमेंट करके और 150 से 200 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आंसर करके, यानी क्वेश्चन आंसर करके 150 से ज़्यादा 200 क्वेश्चन के लगभग में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा मात्र 30 रुपये में। तो 30 रुपये पे करके आप PDF भी डायरेक्ट ले सकते हैं जहाँ पर आंसर किया हुआ है। लेकिन आज हम लोग वीडियो के माध्यम से भी इसका एक आंसर करवाते हैं, इसमें एक सेट 1 करवाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एडम स्मिथ ने 1776 में कौन सा बुक लिखा था। तो एडम स्मिथ ने कौन सा बुक लिखा था, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था, लेकिन पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन 1776 में जो बुक लिखा था उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरा बोलता है अनुसंधान की कितनी विधियाँ, तो अनुसंधान के 2 मेथड्स हैं, इन्वेस्टिगेशन के 2 मेथड्स है, सेंसस मेथड से कर सकते हैं और सैम्पलिंग मेथड से कर सकते हैं।
जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। जनगणना के कितने मेथड है, अनुसंधान के कितने मेथड है, 2 मेथड है। आगे बोलता है पोजिशनल एवरेज, पोजीशन एवरेज। पोजीशन एवरेज कहाँ होता है, मीन में होता है, मीडियन में होता है, मोड में होता है, याद रखिएगा। तो पोजीशन एवरेज 2 होता है, पोजीशन एवरेज 2 होता है, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। तो देखिए तो मीडियन मोड है यहाँ पे, तो मीडियन तो नहीं है लेकिन मोड है, तो मोड एक पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज का मतलब है इसका जानकारी, इसका आंसर हमको पोजीशन देख के पता चल जाएगा, इसमें मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा बोलता है कि इसमें मोड का वैल्यू बताइए। बताइए मोड क्या होता है, यहाँ से लिखना है, यहाँ से मोड क्या होता है, तो याद रखिएगा तथा 5 भी है। मोड किसी संख्या में जो रिपीट करता है ना, रिपीटेड टर्म मोड होता है, ध्यान दीजिएगा। जो किसी संख्या में सबसे अधिक बार आएगा उसको मोड बोलेंगे। तो बताइए इसमें सबसे अधिक बार आने वाला कौन है, सबसे अधिक बार कौन आया, देखिए 5 आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो इसलिए इसका मोड क्या होगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसका मोड क्या होगा, 5 हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आता है वो मोड कहलाता है। तो मोड निकल जाएगा आपसे। अगर इंडिविजुअल सीरीज में मोड पूछेगा तो याद रखिएगा सबसे अधिक बार जो संख्या आती है उसको मोड बोलते हैं। एब्सोल्यूट मेजर क्या है, एब्सोल्यूट मेजर ध्यान दीजिएगा 2 तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में कोफिशिएंट नहीं रहेगा, फिर से सुनिएगा। रिलेटिव मेजर में कोफिशिएंट रहेगा। तो देखिए इसमें भी कोफिशिएंट, इसमें भी कोफिशिएंट, इसमें भी कोफिशिएंट। तो ये तीनों का तीनों ना रिलेटिव मेजर है, रिलेटिव मेजर है, संबंधित माप है। इकोनॉमिक्स से सर न्यूमेरिकल रहेगा इसमें। और रेंज जो है जिसमें कहीं कोफिशिएंट नहीं लगा तो एब्सोल्यूट मेजर है। रेंज हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है, जिसमें हम लोग सही से माप पर कर पाएंगे। राष्ट्र के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी, ध्यान दीजिए वही है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस। पता यही चीज़ अभी ऊपर में पूछा था कि 1776 में कौन बुक लिखी थी। भाई कौन बुक लिखा है 1776 में, ये बुक जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन लिखा है, एडम स्मिथ लिखा है। इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं। 1776 में इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम से एक पुस्तक लिखी है। कोई दिक्कत है, वेल्थ ऑफ नेशन नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। चलते हैं इस तरफ। प्राथमिक डाटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, याद रखिएगा। तो प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, ओरिजिनल। और सेकेंडरी डेटा जो है वो सेकेंड हैंड डेटा होता है। अनुसंधान करता संग्रह करता है कौन सा, जितने इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जितने भी अनुसंधान करता है वो प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट करता है। कौन सा डेटा कलेक्ट करता है, प्राइमरी डेटा। उसके बाद बोलता है विथ इंक्रीज इन द सैंपल साइज द सैंपल एरर यूजुअली, बताइए जितना ज़्यादा सैंपल साइज मेरा बढ़ेगा सैंपल एरर उतना ही क्या होगा, घटेगा। सैंपल साइज जितना बढ़ेगा, सैंपल समझते ना, 2 मेथड होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, सैम्पलिंग मेथड और दूसरा होता था सेंसस मेथड, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। तो बोलता है कि जितना ज़्यादा सैंपल बढ़ेगा उतना ही एरर होने का चांस क्या होगा, घटेगा। तो 9 का ए। 10 में बोलता है वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। किसी भी क्लास में अगर मान लो 0 से 10 एक क्लास है तो इसके बीच वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं, तो बीच वाला वैल्यू को मिड वैल्यू बोलते हैं। उसमें क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है, तो चतुर्थक विचलन का सूत्र है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 माइनस Q1 और डिवाइडेड बाई 2, ये चतुर्थक विचलन का सूत्र है, याद रखिएगा। बोलता है स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक उसका सूत्र बताइए। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या होगा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है अच्छा यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है, देखिए ये वाला है फॉर्मूला। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में बोलता है R = 1 + 6 सिग्मा D² बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, यही फार्मूला सही है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यही है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इसी को बोलते हैं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आप इसके जरिए निकाल सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज द ... ऑफ टेबुलेशन, तो क्लासिफिकेशन इज द बेस ऑफ टेबुलेशन। किसी आधार पर हम लोग टेबुलेशन करते हैं, तो टेबुलेशन के लिए बेस है क्लासिफिकेशन। ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना की जा सकती है, तो ग्राफिकल मेथड से मीडियन और मोड निकाला जा सकता है। देखिए कहाँ है मीन, अच्छा किसकी गणना नहीं की जा हो सकती लिख दिया, ठीक है। तो समांतर माध्यिका, मीन का गणना नहीं कर सकते, मीडियन और मोड तो कैलकुलेट कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता। तो समांतर माध्य यानी मीन का गणना हम लोग ग्राफिकल मेथड से नहीं कर सकते। मीन का गणना ग्राफिकल मेथड से हम लोग नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अब बताइए इसका निकालना है 15 नंबर का, कैसे निकलेगा। बोलता है 25, 20, 18, x और 24 तथा 30 का समांतर माध्य 22 है, मीन दिया हुआ है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अच्छे से समझिएगा। मीन दिया हुआ है, मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन दिया हुआ है तो सबको जोड़िए। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा f और बटा n। तो मीन दिया अपना 22
बराबर जोड़िए सबको, 20 18 38 38 और 24 42 42 52 62 62 और 92 92 94 94 20 कितना होता है 94 10 104 114 114 प्लस एक्स अब बटा 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, निकल जाएगा। तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 132 और ये प्लस वाला इधर आएगा ना, बच्चा पहले लिख लेते हैं 114 प्लस एक्स, तो 114 इधर जाएगा 132 माइनस 114 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर क्या आएगा 8 4 12 22 32 18 आएगा इसका। देखिए 18 आंसर है, 18 इसका आंसर आना चाहिए, याद रखिएगा 18 इसका आंसर है। कहीं मिस्टेक किए क्या, 18 आया नहीं। चलिए एक बार चेक करते हैं फिर से। 25 और 20 45 हम लोग जो, अच्छा यहाँ इंग्लिश में हम लोग गलती किए, एक चीज़ जोड़े नहीं। चलिए इधर जोड़ते हैं 25, भाई काहे गुस्सा रहा है, 25 20 45 45 और 18 कितना होता है 53 53 10 63 63 63 4 67 67 77 87 87 87 97 107 117 117 हो जाएगा। हम लोग गलती किए यहाँ पे, कितना आएगा 117। तो यहाँ पे हम लोग इसको ठीक करते हैं, फिर से मिटा के बना देते हैं ना। मीन इक्वल टू क्या होगा सिग्मा एफ और बटा एन, हम लोग गलती किए हैं, यहाँ पे लिखा 22 बराबर, फिर से जोड़ते हैं इसको, ये पांचों को जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा ये पांचों को हमको जोड़ना है, पांचों को जोड़ना है सबको, ठीक है। तो जोड़िए कितना आता है ये 30 और 24 54 54 और 18 8 8 4 62 62 72 72 और 20 92 92 5 97 97 और 107 117 117 अब बटा एन बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो चलिए 6 करते हैं तो कितना आता है 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 132 117 इधर घट जाएगा ना, तो 117 प्लस एक्स है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो 117 इधर घट जाएगा बराबर एक्स हो जाएगा। कैसे होगा समझ में आया, देखो ऐसे करना भाई सब लोग, इसको क्रॉस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 132 बराबर 117 प्लस एक्स, इसीलिए x बराबर क्या होगा 132 माइनस 117। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आंसर चेंज हो गया 15 आ रहा है। देखिए 15 आंसर है, कोई दिक्कत किसी को, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका मीडियन निकालना बताइए, इसका मीडियन कैलकुलेट करना, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन बोलता है 10 30 7 9 18 20 28 40 का मीडियन निकालिए। तो चलिए देखिए 16 नंबर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा से बड़ा लिखना है। सबसे छोटा कौन है 7, फिर 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद और बड़ा कौन है 18, फिर 20, फिर 28, फिर 30, 30 के बाद कौन बड़ा है 40, यही ना होगा 40। ये संख्याएं बड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मीडियन बराबर होता है, याद कीजिए साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। तो यहाँ होता है n बराबर हो गया 8, तो 8 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आता है 9/2, और 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा। तो 4.5 आइटम कैसे निकालते थे बताइए, 4.5 आइटम निकलता था तो 4th आइटम प्लस 5th आइटम, चौथी संख्या बटा पाँचवीं प्लस पाँचवीं संख्या बटा 2। तो चौथी संख्या क्या है 1 2 3 4, चौथी संख्या 18, पाँचवीं संख्या 20, तो होगा 18 प्लस 20 और बटा 2, तो 38/2, दैट मीन्स 19 दूनी 38, 19 होगा इसका आंसर। तो चलिए देखिए 19 कितना आंसर है, देखते हैं इसका आंसर 19 है कि नहीं मीडियन वाला। तो मीडियन वाला का आंसर 19 है, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी हम लोग निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है क्योंकि इकोनॉमिक्स है ना, 50% तो न्यूमेरिकल ही आता है इसमें, और 50% थ्योरी है। तो कितना आप थ्योरी रटोगे, रट्टा मारने वाले बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा। मेरी उम्मीद से लिख ली होंगे आप लोग। चलिए अब इसको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोलता है
सममित वितरण में वुस्टक माध्य और माध्यिका के बीच में क्या संबंध है? सममित वितरण कैसा होता है जानते हो? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बढ़ेगा वैसे घटेगा। अगर फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगा वैसे ही घटेगा तो ऐसे में इसका मीन, मीडियन और मोड आपस में बराबर होता है, याद रखिएगा। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन, मीडियन, मोड आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि मीन, मीडियन, मोड का आंसर आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। सममितीय वितरण जब भी रहेगा तो यही हाल होगा। आगे बोलता है कि फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या होगा? अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या होगा? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बाई हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ये होता है। थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, यहाँ देखिए, या ये भी आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट की जगह लिख सकते हैं लार्जेस्ट। यहाँ जो एच का मतलब हाईएस्ट हम लिखे हैं और ये एल का मतलब लार्जेस्ट लिखा, तो लार्जेस्ट हो या हाईएस्ट हो, ही है ना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या। तो आप ये भी लिख सकते हैं एल माइनस एस और एल प्लस एस। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक से प्लस दोनों जगह पे हो गया, तो ये गलत है। यहाँ होगा एल माइनस एस और यहाँ का एल प्लस एस, ये सही है, इसलिए आंसर सी सही होगा, ठीक है। बाकी कोई हो ही नहीं सकता। तो ये फार्मूला होगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बटा लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, इस तरह से हम लोग बना के लेके जाएंगे। बोलता है सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन किसने किया था? कौन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला है? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। कोरिलेशन का कोफिशिएंट किसने डेवलप किया है? किसने पहली बार कोरिलेशन का कोफिशिएंट डेवलप करके लाया? कौन है जो कोरिलेशन का कोफिशिएंट डेवलप किया? तो याद रखिएगा, कोरिलेशन के कोफिशिएंट को डेवलप करने वाले का नाम क्या है? कार्ल पियर्सन। इसको हम लोग बोलते हैं पियर्सन। इसलिए देखिएगा कोरिलेशन का सबसे बेस्ट तरीका कार्ल पियर्सन का माना जाता है। कोरिलेशन का सबसे बेस्ट तरीका कार्ल पियर्सन का माना जाता है, क्योंकि पियर्सन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डेवलप किया था कोरिलेशन के फॉर्मूले को। सैद्धांतिक रूप से निर्देशांक के निर्माण के लिए श्रेष्ठ माध्य कौन सा है? तो जब भी हम लोग बात करते हैं इंडेक्स नंबर की, उसके लिए सबसे बेस्ट माध्य होता है गुणोत्तर माध्य। इंडेक्स नंबर को निकालने का सबसे बेस्ट माध्य कौन होता है? गुणोत्तर माध्य। अब बोलता है, देखिए ये हम लोग का स्टैट्स पोर्शन खत्म हो गया, अब हम लोग का इंडियन इकोनॉमी आ गया। इंडियन इकोनॉमी बोलता है दादा भाई नेरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय कितनी करोड़ अनुमानित की थी? तो 340 करोड़ अनुमानित की थी। दादा भाई नेरोजी के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ मापी गई थी। अब 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? बोलता है नियोजन के दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्य क्या हैं? तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्य एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी अल्पकालीन उद्देश्य पूरा होगा तो दीर्घकालीन ऑटोमेटिक होगा। हरित क्रांति में बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। कौन से बीज को प्रयोग को बढ़ावा दिया गया? तो HYV। हरित क्रांति में HYV बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। MRTP अधिनियम 1969 को समाप्त करके उसके जगह पे कौन सा अधिनियम 2002 में लाया गया? तो MRTP को ख़त्म करके कॉम्पिटिटिव एक्ट लाया गया, कंपटीशन एक्ट लाया गया 2002 में। कंपटीशन एक्ट याद रखिएगा। MRTP एक्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल 1 अप्रैल से लागू किया गया है। कहाँ पे लागू किया गया? को कितने अप्रैल से लागू किया गया? तो याद रखिएगा अप्रैल 2000 से लागू किया गया, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो मॉडल जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल 2000 से लागू किया है, 1 अप्रैल 2000 से लागू है। चीन का मुख्य व्यवसाय क्या है? चीन का मेन बिजनेस क्या है? तो याद रखिएगा चीन का मुख्य व्यवसाय कृषि है। चीन का मेन बिजनेस क्या है? एग्रीकल्चर है। चीन जो है मेनली एग्रीकल्चर का काम करता है, इसलिए देखिएगा चीन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आगे रहता है। तो चीन ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, इसलिए चीन का मेन बिजनेस एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो टेक्सटाइल। पाकिस्तान में कपड़ा सबसे ज़्यादा बनता है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है टेक्सटाइल का। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? यातायात से संबंधित। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज अभी भी चल रहा है भारत सरकार का। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का मतलब भारत को सड़कों से जोड़ देना है, सारी सड़कों से ऐसे जोड़ देना है भारत को। इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की चारों तरफ से पूरे देश को जो सड़कों से जोड़ देने की प्रक्रिया कहलाती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, याद रखिएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़कों के निर्माण से संबंधित है। क्लियर? भारत में सड़कों के निर्माण से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। LPG का अर्थ क्या होता है? LPG गैस नहीं, LPG का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल इनमें से सभी। और आगे लिखा है उदारीकरण का दोष क्या है? डिमेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से होने से क्या हो गया? अगर लिबरल कर दिया गया तो मोनोपोली बढ़ जा रहा है। लिबरल कर देने से क्या होता है? अगर हम लिबरल कर दिए ठीक है सब छूट है तो मोनोपोली बढ़ जा रहा है। जिस बिजनेस का अच्छा मार्केट में रेपुटेशन है वो ज़्यादा महंगा बेचता है।
ज़्यादा महंगा सामान बेचा है तो मोनोपोली बढ़ जा रहा है। आगे लिखा भारत में गरीबी का कारण क्या है, तो भारत में गरीबी का कारण सीमित उद्योग है, बिल्कुल, साहसी अभाव, पूंजी का निर्माण सभी है। ये सब गरीबी के कारण है। अच्छे इंडस्ट्री नहीं है, पूंजी नहीं है लोगों के पास, कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कम है, तो ये सारा का सारा गरीबी का कारण है। आगे लिखा है ग्रामीण साख का स्रोत क्या है, गाँव में पैसा कहाँ से आता है, कर्जा कहाँ से आता है बताइए। ग्रामीण साख, गांव में आज भी ये लोग कर्जा का लेता है, कहाँ से लेता है, सब बच्चा जानता है। गांव में कर्जा किससे लिया जाता है, साहूकार से। साहूकार समझता है ना, जो सूद पर ब्याज पैसा देता है, सूद पर पैसा देने वाले से गांव में आज भी लोग पैसा लेता है। एलपीजी को यू टर्न पॉलिसी क्यों कहते हैं, एलपीजी को यू टर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले जो चलता था उसका उल्टा हो गया यहाँ पे। जिससे इससे पहले चलता था कोटा सिस्टम, कोटा मतलब कंडीशन रहता था कि इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, अब बोलता है जितना बेचना है उतना बेचो, जस्ट उल्टा। पहले होता था कि आप बैरियर लगा देता था, बाहर नहीं बेच सकते हैं, अब बोलता है जितना बेचना उतना बेचो। तो इसलिए इसको यू टर्न पॉलिसी बोलते हैं कि जो पहले पॉलिसी थी उसकी उल्टा बना दिया गया, इसलिए यू टर्न पॉलिसी। 1997 में लकड़ावाला फार्मूले के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया था। लकड़ावाला फार्मूला का निर्धारण हेतु क्या स्वीकार किया गया था, तो गरीबी रेखा स्वीकार किया गया था। क्या स्वीकार किया गया था, गरीबी रेखा स्वीकार किया गया था। किसान केसीसी योजना कब शुरू हुई, केसीसी योजना 1998 1999 में शुरू हुई। 5 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण को क्या कहते हैं, 5 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण को दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। 5 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण को क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन। भौतिक पूंजी स्वयं में होती है, भौतिक पूंजी स्वयं में निष्क्रिय होती है, उसको क्रिय करने के लिए मानव पूंजी की आवश्यकता पड़ती है आदमी की। बताइए, मशीन आपके पास है तो अपने आप नहीं ना चलेगा, आदमी चाहिए ना। बोलता है बल संभावित श्रम शक्ति की माप है, कौन बल है, तो कार्य बल, याद रखिएगा। कौन सा बल, कार्य बल जो है वो संभावित श्रम शक्ति की माप है, कार्य बल संभावित श्रम शक्ति की माप है, वर्क फोर्स। अब हम लोग चलते हैं, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है, कौन सा ऐसा स्रोत है जो परंपरागत स्रोत है, ट्रेडिशनल स्रोत है, जो कन्वेंशनल एनर्जी का स्रोत है जो चलता है। ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स क्या है, कोयला। ये तो सर ये परमानेंट है, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हुआ, पवन ऊर्जा खत्म नहीं हुआ पाए, लेकिन कोयला तो खत्म हो जाएगा ना। सेज का अर्थ क्या है, सेज किसको बोलते हैं, तो विशेष आर्थिक जोन को सेज बोलते हैं। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद रखिएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेज बोलते हैं, विशेष आर्थिक जोन को हम लोग सेज बोलते हैं। ये सेट 2 है, सेट 2 का हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। चलिए अब इधर देखते हैं, हो तो गया हम लोगों का 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है, सेज का। अब ये सेट 2 का क्वेश्चन है जो आपके पास है, और सेट 2 का मेरे ख्याल से आप लोगों को करवा दिया गया था। अगर देखें तो सेट 2 का ये जो सेट 2 देख रहा है ना, ये पहले एक बार करवा चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, इसका अपलोडेड है। तो सेट 2 का भी हो चुका है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए और बढ़िया से एग्ज़ाम लिखिए। उम्मीद है कि इसी से एग्जामिनेशन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा।